गंदगी कर दी ने सड़क किसी के बाप की नहीं। मैंने कभी ऐसा सुना नहीं। कुछ पुलिस के अधिकारियों ने आज उस गांव से आने वाले बच्चों के साथ मेरी यहाँ रहने के बावजूद भी मारपीट की है, जाति के आधार पर जाति पूछ के। आखिरी निर्णायक लड़ाई जो है, चाहे हम संसद का घेराव करें चाहे विधानसभा की, इसकी तैयारी अब हम आज से ही करें। तो उनके हाथ में ना बंदूक ना डंडे, लेकिन भरत तिवारी के हाथ में बंदूक थी। उसने बंदूक छोड़ी तो भी आपने उसका एनकाउंटर कर दिया। रोज रोज हम अपने लोगों की लाशें नहीं उठा सकते, रोज रोज हम अपनी बहन बेटियों को बलात्कार नहीं सह सकते। हर दिन को मैं अंतिम दिन मान के इस तरह से चलता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं। क्योंकि आपको पता था कि दलित समाज के लोग हैं, तो आपने जाकर पीट दिया। आपको लगता है इनकी सुनवाई कोई करेगा नहीं, इसलिए आपने पीट दिया। लेकिन ये भूल जाता है कि चंद्रशेखर आजाद अभी है। मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इसको लेकर कलेक्ट्रेट पर जो प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शनकारियों पर लाठियां फटकारी गई, एसएसपी ने थप्पड़ बजाए, उसके बाद मानो कि इस मामले में आग में घी डालने का काम कर दिया है। भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद मेरठ पहुंचे, पीड़ित परिवार से बात की और उसके बाद आगे की क्या रणनीति है, इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ चंद्रशेखर आजाद जी। चंद्रशेखर जी, 12 बजे के करीब पहुंच गए, 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, पीड़ित परिवार से बात हो गई, क्या है अब आगे की रणनीति? 6 हो गए यार, 6 घंटे हो गए। बेसिक ये है, एक ही नीति है कि परिवार को न्याय मिले। और ये, इसको आप रणनीति कहो, संघर्ष नीति कहो, प्रेम नीति कहो, समाज के प्रति समर्पण नीति कहो, कोई सी नीति कहो, ये उसी नीति का हिस्सा है। मैं अनुसूचित जाति का प्रतिनिधि हूँ, अनुसूचित जाति के हिस्से की सीट से जीत के आया हूँ। मेरा कर्तव्य बैठता है कि अगर अनुसूचित जाति के लोगों पे, जबकि लड़ाई तो मैं पिछड़े वर्ग के, मुस्लिम समाज के, तमाम, आप देश भर में कहीं देख लो किसी का अन्याय हो, मैं सबके लिए, सब हमारे लोग भी जाते हैं, लड़ता भी हूँ। लेकिन जब इस तरह की वो हो जाए कि जिनके ऊपर कंधों पे जिम्मेदारी न्याय देंगे वही हिंसा के पक्षधर हो जाए या हिंसा में शामिल हो जाए, तो फिर मन में ये भय पैदा होता है, न्याय कैसे मिलेगा। जिस जिले के अधिकारी से, जिस पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी से हमें उम्मीद है कि वो अगर नीचे कांस्टेबल नहीं सुनेगा, हेड कांस्टेबल नहीं सुनेगा, सीओ नहीं सुनेगा, एडिशनल सुनेगा, तो वो एसएसपी हमारी सुनेगा। वो ही अगर प्रोटेस्टर्स पे किसी मनसा के कांड जाके मारपीट करते, सीधे जाते ही, और फिर जो लोग हिरासत में ले जाए उन पे भी जाके मारपीट कर दे, तो मन में भय तो पैदा होता है। और फिर इस तरह के शब्दों का प्रयोग कि भाई गंदगी कर दी ने सड़क किसी के बाप की नहीं, मैंने कभी ऐसा सुना नहीं। इस तरह की भाषा मैंने सुनी नहीं है, इस तरह का कृत्य मैंने देखा नहीं कि जिले के सबसे बड़े पुलिस के अधिकारी आके इस तरह से और प्रोटेस्टर्स के साथ मारपीट करे। और सवाल सबसे बड़ा समझ में ये है, क्या धरना आपके ऑफिस पे हो रहा था? धरना तो जिलाधिकारी के ऑफिस पे हो रहा था। कोई दिक्कत थी, जिलाधिकारी आके कहता भाई 10 लोग आ जाओ, 5 लोग आ जाओ, जनता के लिए अधिकारी है ना, जनता के बीच में जाने में क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन धरना जिलाधिकारी कार्यालय पर कप्तान आके मौके पे जो है पीटना शुरू कर दे, तो मन में शंका पैदा होती है कि सब लोग मिलकर न्याय को बाधित कर रहे हैं। इसलिए आना पड़ा, परिवार से बात हुई, परिवार का एक ही मांग है कि इसमें निष्पक्ष कार्रवाई हो। वो परिवार पुलिस की कार्रवाई संतुष्ट नहीं है, मैं भी चाहता हूं इसकी न्यायिक जांच हो और निष्पक्ष कार्रवाई हो तो सीबीआई, लेकिन सीबीआई नहीं करा सकते तो जो है, जिस भी एजेंसी से आप करवा सकते हो उससे कराओ। और जो आरोपी हैं, जिनका इन्वॉल्वमेंट है, उनको सजा मिले, उन पे कार्रवाई हो और निर्दोष को जेल ना जाए। मेरा बिल्कुल इसमें स्पष्ट मत है। अभी आपने जो 20 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है, देखिए, बात ऐसी है, इन सब बातों को होने के बावजूद भी कई ऐसी चीजें मेरे संज्ञान में आई है और आपके चैनल पे मुझे बताने में कोई गुरेज नहीं है। हालांकि बड़ा पीड़ादायक है कि कुछ पुलिस के अधिकारियों ने आज उस गांव से आने वाले बच्चों के साथ मेरी यहाँ रहने के बावजूद भी मारपीट की है, जाति के आधार पर, जाति पूछ के। ये मामला जब मेरे सामने आया तो मेरे मन में बड़ा असंतोष पैदा हुआ। मैंने अधिकारियों से बड़ी सख्त से बात की और अधिकारियों ने मुझे विश्वास दिलाया कि भाई वो इस पे सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर जातीय आधार पे आप कार्रवाई करोगे वर्दी पहन के, तो फिर आपसे न्याय की उम्मीद कैसे की जाए। इसलिए मैंने तय किया कि हमारा एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें कई जो है क्लास 1 के अधिकारी, एक्स रिटायर अधिकारी हैं, वो और हमारी पार्टी के सर्वोच्च लीडरशिप जो है, राष्ट्रीय महासचिव दोनों, सब लोग गए हैं और वो अपनी मांगों से को लेकर तटस्थ रूप से बात करेंगे। और हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती तो फिर हम लोग जो हैं इस पे आखिरी निर्णायक लड़ाई जो है, चाहे हम संसद का घेराव करें चाहे विधानसभा की, इसकी तैयारी अब हम आज से ही करेंगे।
लेकिन जो आपने अभी कलेक्ट्रेट का जिक्र किया, अभी आप एक बड़ी बात कर रहे थे कि किसी का फोन आया था, उसके बाद इस तरह की, तो क्या है मतलब, तो अच्छा, सब मैं ये कह रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ मुझे यहीं का तो पता है क्या हो रहा है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने जहां तक मैं देख सकता हूँ मुझे दिख रहा है। आप दूसरे दफ्तर में बैठे हो, आप आके क्यों हाथापाई कर रहे हो? तो मुझे ऐसा लगता है, मेरे मन में सवाल है, शंका है। पहली बात, कौन सी पुलिस की रूल बुक में लिखा है, कौन से एक्ट में लिखा है कि आपको ये अधिकार मिला है कि आप जाके प्रोटेक्टर से मारपीट कर सकते हैं? दूसरा, जिन लोगों को आपने कस्टडी में लिया उनके साथ मारपीट करने का राइट आपको कौन से कानून ने दिया, कौन से एक्ट ने दिया, कौन से रूल ने दिया? सुप्रीम कोर्ट की कौन सी गाइडलाइन है जिसके आधार पर आपने किया? जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता तब तक वो आरोपी होता है, अपराधी भी नहीं होता है। आपने कैसे जो है मारपीट करके उनको अपराधी मान लिया? यानी कि आपके मन में पहले से एक तस्वीर बनी हुई थी, यानी कि आप किसी प्रेशर में हो। वरना इतना सीनियर अधिकारी आएगा, बात करेगा, भाई क्या बात है, बताइए आपकी क्या डिमांड है? क्यों डीएम ऑफिस के गेट के ताले लगे कि भाई पीड़ित परिवार डीएम से नहीं मिल सकता है? डीएम को चाहता खुद सोचता, सामने आके परिवार से ले जाते, और लोग कहते भाई आप हटिए, जब तक मैं बैठा हूं आपकी किसी जरूरत ही नहीं है, तो क्यों यहाँ आने की आवश्यकता मुझे आज पड़ती? इसलिए मेरे मन में सवाल पैदा होता है कि क्यों ना कप्तान को ये फोन किया गया कि आप जाके इनको हटाइए। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें दलित समाज के लोग की कैसे हिम्मत हुई कि वो जो है कलेक्ट्रेट पे आके बैठ गए? इनकी हैसियत कैसे हुई? इनको सबक सिखाओ कि दोबारा कोई आके बैठे ना। क्योंकि बकौल कप्तान ने कहा, मैंने उनकी प्रेस सुनी कि 4-5 बार पहले भी ऐसा हुआ, तो आपकी बाजू 4-5 बार पहले क्यों नहीं फट पड़े? आपने कितने ऐसे लोगों को पीटा है आज तक अपने पुलिस के कार्यकाल में कि कहाँ प्रदर्शन चल रहा है और आपने जाके पीट दिया? और 4-5 बार हुआ तो 4-5 बार में आपने कितनों को जेल भेजा, कितनों को पीटा? तो क्योंकि आपको पता था कि दलित समाज के लोग हैं तो आपने जाके पीट दिया। आपको लगता है इनकी सुनवाई कोई करेगा नहीं, इसलिए आपने पीट दिया। लेकिन ये भूल जाता है कि चंद्रशेखर आजाद अभी है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो कुछ हुआ दबाव में, लेकिन जो कुछ भी हुआ दबाव में भी तो सेंस तो आपको होनी चाहिए थी। इतना तो आपके अंदर विवेक होना चाहिए था, इतना तो आपके अंदर जो है व्यवहारिक होना चाहिए था कि जिनकी बेटी के साथ ऐसा हो उनको किस तरह से डील करना है। आपने तो मारपीट करके पूरे आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, और ऐसा लगता है कि ये आपने किसी कहे पे किया। इसलिए मानता हूं इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी तो आया, दिग्विजय भाटी एक नाम निकलकर सामने आया, और भी लोग निकलकर सामने आया। उनका सीधा है कहना था कि एक बड़ी साजिश इन लोगों ने की थी, वो साजिश यहाँ करने जा रहे थे, तमाम इनपुट हमारे पास है। देखो, इनपुट की बात आप सुनना चाहते हो? अगर पुलिस की बात सुनना चाहते हो तो मैं हाथरस गया था, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ आंदोलन करने के लिए 100 करोड़ की फंडिंग हुई है। तो मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि अगर 1 रुपए की आपने फंडिंग साबित कर दी तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा, वरना आप माफी मांगना। तो आरोप लगाने से थोड़ा ही काम चल जाएगा। दिखाओ में क्या है आपके पास, क्या आधार है आपके पास, किस आधार पे आप ये कह रहे हो? या आपने कह दिया तो हम मान लें? हम कैसे मान लें जब आपने जाके, अगर मैं फिर कह रहा हूं, इतना कमजोर नहीं होना चाहिए अधिकारी को। कैसे जो है आपको आगे चार्ज दिया जाए कि अगर आज आपने गुस्से में आके मारपीट कर दी, कल आप गोली नहीं चलवा सकते? किस आधार पे आपको, आपका निर्णय हो कि आप जो है एक मजबूत तरीके से जिला चला सकते? बताओ आप मुझे। क्या जो इतने से उकसाए पे या इतने से दबाव को नहीं झेल पाया, मारपीट कर गया, वो जरा से और दबाव में गोली नहीं चलवा सकता है? फिर इसका क्या जवाब है पुलिस के पास? क्या यहाँ के जो आईजी और एडीजी बैठे हैं क्या जवाब देंगे? क्यों नहीं उन्होंने अब तक बयान दिया? क्यों नहीं संज्ञान लिया? क्या किसी के साथ मारपीट करना पुलिस का अधिकार है? कौन से कानून में, कौन सी धारा में, कौन सी रूल में? हमें बता दो तो हम भी मान लें। हम तो लोकसभा के प्रतिनिधि हैं, इंडियन पुलिस एक्ट हमने पढ़ा है, हमने पुलिस जो है रिफॉर्म के लिए लगातार प्रयास किए हैं, तो हम तो सब कुछ कर रहे हैं। हम कैसे आपसे संतुष्ट हो आपकी कार्रवाई से? जनता के संतुष्ट हो पूरे देश भर में, और एक ग्रुप बन गया है आपके जो समर्थक हैं इस विचार के, आपकी जाति के, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और बाकी लोग आपका विरोध कर रहे हैं। अगर आप इस आधार पर घुसेंगे मेरी जाति के लोग मेरे साथ हैं, तो मैं इसको न्याय नहीं मानता हूं। क्योंकि आपने जब वर्दी पहनी तो आपकी जाति खत्म हो गई है, फिर तो आप जनता के रक्षक हो। यही लोग जो आज उनका समर्थन कर रहे हैं, यही भरत तिवारी की, जब इनके हाथ में बंदूक थी, क्या आपने सुनने में देखा? उनके हाथ में बंदूक थी? डंडे थे किसके हाथ में? तो उनके हाथ में ना बंदूक ना डंडे, लेकिन भरत तिवारी के हाथ में बंदूक थी। उसने बंदूक छोड़ी तो भी आपने उसका एनकाउंटर कर दिया। उसको लोग जो हैं गलत मान रहे थे, पूरा जा जाके उसके घर पे यही लोग जो आज इनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ किसी पे डंडा नहीं, कुछ नहीं, तो आपने उनको जाकर पीट दिया। तो एक तरफ क्योंकि जाति बहुत बड़ी चीज है, इस आधार पे आपको सही मान लिया जाए? नहीं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, मैं आपको स्पेशली कह रहा हूं, मैं उनकी कार्यशैली बड़ा प्रभावित था, लेकिन उस दिन जिस तरह का दबाव झेल नहीं पाया, इस बात से मेरे मन में संतोष पैदा हुआ है कि ऐसे तो नहीं चल पाएगा जिला। अभी जो आपने पीड़ित परिवार के लिए क्या मांगे हैं? सरकारी नौकरी की, सीबीआई जांच की? और ये हमारी मांग है। हम इतने लोग जो है, हजारों लोग यहाँ इकट्ठे हुए, समाज ने तय किया कि उस परिवार को कैसे आगे बढ़ना चाहिए। उसकी देखो बेटी पढ़ रही थी,
अपने पैरों पे खड़ी होती। और जैसा उसके ऊपर लगाया और कहा भी गया प्रेम प्रसंग, ये झूठ है, सरासर झूठ है, क्योंकि 11 तारीख का उस बच्चे का नोट है कि उसके जीवन को खतरा है। उसने लिखा है लास्ट में, सेव मी, सेव ऑल, उसने लिखा अपने नोट में। और वो भगवान से प्रार्थना कर रही है कि सब ठीक रखना। 11 तारीख में, यानी कि उसको खतरा था, उसको मैंने तो वो किसी दबाव डर में नहीं बता पाती, क्या पता उसको कैसे डरा के लेके गए। तो पुलिस की लापरवाही हुई। बिल्कुल लापरवाही। रात में ही अगर कार्रवाई हो जाती है और रात में उनके नोट को, उसके एप्लीकेशन को पढ़ के इन्हें कहा सुबह देखेंगे, तो मुझे लगता है कि आज वो बेटी जिंदा होती। इसके जिम्मेदार पुलिस के वो अधिकारी भी हैं जिस थाने में टीपी नगर में ये एप्लीकेशन दी गई। दूसरा, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हमने परिवार के लिए सबसे पहले तो उनकी सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित हो, इसलिए उनको आर्म्स लाइसेंस दिया जाए और उनको सुरक्षा व्यवस्था भी उनकी जो है दुरुस्त की जाए। दूसरा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, इसकी निष्पक्ष जांच हो, इसमें न्यायिक जांच, जिससे कि दोषियों को सजा मिले, कोई निर्दोष को सजा ना मिले। मैं नहीं चाहता किसी निर्दोष को सजा मिले, लेकिन दोषी कोई बचे ना, मेरा ये भी मानना है, चाहे वो कितना ताकतवर क्यों ना हो, चाहे उसके पीछे कितना संरक्षण क्यों ना हो। साथ साथ परिवार को अगर सरकार नहीं दे सकते तो एक कम से कम संविदा पे रोजगार दो, और परिवार वहां खतरे में तो रिहेबिलिटेशन करके उनको शहर में रहने का स्थान दो। मेरी बात हुई अधिकारियों से, ठीक है। इन सब चीजों को मैंने पुलिस के सामने रखा है, अधिकारियों के सामने रखा है, और मुझे उम्मीद है कि हमारा प्रतिनिधिमंडल जो जा रहा है वो उसका संज्ञान लेंगे और उनको आश्वासन देंगे। और नहीं तो मैंने 7 दिन का समय आपको दिया है, 7 दिन के बाद हम मजबूती इस लड़ाई को लेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं। अभी आपने एक बड़ी बात कही कि अगर मामला नहीं उठा 20 तारीख तक का अल्टीमेटम देता हूँ, अगर मैं जिंदा रहा तो ये मतलब एक आपका बड़ी बात, बड़ा बयान, जिंदा रहा तो क्या कोई आपको फिर खतरा है, फिर कोई हमले की फिर बात ये है? स्पष्ट कह रहा हूँ, यहाँ तो 1 सेकंड का भरोसा नहीं, मैं यहाँ से निकलूं और क्या हो जाऊं। इज्जत जिल्लत मौत जिंदगी, तो ये तो ऊपर वाले के हाथ में, तो मेरे हाथ में नहीं है, ये तो कुदरत के हाथ में, प्रकृति के हाथ में। लेकिन हर दिन को मैं अंतिम दिन मान के इस तरह से चलता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत है और मैं अपने लोगों को भी तैयार रखता हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो उन्हें इस लड़ाई को लड़ना है। भरोसा नहीं है ना, जिस तरह की लड़ाई में हम हैं, ये भी नहीं पता ना कि कौन कहाँ से नुकसान पहुंचाएगा। अब तो राजनीतिक षड्यंत्र होने लगे हैं, तमाम तरह के प्रयास होने लगे हैं, कोई बैठ के मेरी गाड़ियां गिनता है, किसी को और कई चीजों में इंटरेस्ट है। तो मुझे समझ आता है कि भाई मुझे सरकार से भी लड़ना है, विपक्ष के बहुत सारे लोगों को लड़ना है जिनको खतरा है, बहुत लोगों से लड़ना है, मैं सबके लिए तैयार हूँ। आजाद समाज पार्टी भीमार में सबके लिए तैयार है, सबका मुकाबला करेगी आजाद समाज पार्टी भीमार में।